बेटा, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक? बहुत बढ़िया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है इसकी। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात होगी। शुरू करें? ठीक है। तो मेरा नाम है लवकेश दुबे। और आप लोग मुझे जिस चैनल पर देख रहे हैं उस चैनल का नाम है बोर्ड केमिस्ट्री। लवकेश दुबे मेरा नाम, बोर्ड केमिस्ट्री चैनल का नाम। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते कैसे हैं। तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आपको अपनी कॉपी पर 1 से लेकर के 7 तक गिनती लिख लेनी है। कैसे? देखो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा इतना काम। उसके बाद 1 को हमें एक ही बार लिखा लेने देना है, 2 को हमें 2 बार लिख लेना है, 3 को 3 बार लिख लेना है, 4 को 4 बार लिख लेना है। अब 5 को 5 बार नहीं लिखना है, 5 को भी 4 ही बार लिखना है। उसके बाद 6 को 3 बार, उसके बाद 7 को 2 बार। अब जो ये 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, इनके आगे हमें लिख देना है एस, इसके आगे एस पी, इसके आगे एस पी डी, इसके आगे एस पी डी एफ, इसके आगे भी एस पी डी एफ, इसके आगे भी एस पी डी, 3 ही बार है, और इसके आगे एस पी। 4 लेटर्स हैं, एस पी डी एफ। एक लिखा है एक ही बार तो इसके आगे केवल एस लिख दिया, 2 लिखा है 2 बार तो एक के आगे एस लिख दिया, एक के आगे पी लिख दिया, 3 लिखा है 3 बार तो एक के आगे एस, एक के आगे पी और एक के आगे डी। उसी तरह से 4 लिखा है 4 बार तो इसके आगे एस पी डी एफ, इसके आगे भी एस पी डी एफ, एस पी डी एस पी। क्या होता है ये 1 2 3 4, क्या है एस पी डी एफ, सब पता चलेगा, विस्तार से पता चलेगा जब परमाणु संरचना चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे डिटेल में, तब आप लोगों को 1 2 3 4 एस पी डी एफ का क्या मतलब होता है सब पता चल जाएगा। धैर्य से, ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख जाओगे। अब इनको एक काम करो, गोले में बंद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से कोई कठिन काम नहीं है। पूरा दिखाई दे रहा है? एक काम करना, अपनी कॉपी पे जब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से जब लिखोगे तो आपकी कॉपी में ऐसे ऐसे लाइनिंग होगी, तो जो लाइनिंग है उसमें 1 2 3 4 जब लिखना तो एक एक लाइन छोड़ के लिखना। वो इसलिए क्योंकि अगर लाइन नहीं छोड़ोगे तो फिर इतना सब करते करते वो बहुत छोटा सा हो जाएगा और उसमें किचपिच हो जाएगी। तो किचपिच ना हो इसलिए लाइन छोड़ छोड़ के लिखना, तो साफ साफ रहेगा, दूर दूर। अब इसको इस तरह से लाइन खींच लो। देखो यही मेन काम है, इतना सीख गए अगर तो फिर आगे कुछ भी नहीं है।
इस तरह से। मान लो ये तीर के निशान है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, दिखाई दे रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब एक चीज हमें याद रखनी है, देखो 1 2 3 4 और SPDF ये रियल में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 ये कोष होते हैं, कक्ष, जिनको कक्ष बोलते हैं, सेल। और SPDF इनको बोलते हैं उपकोष, सब सेल। ठीक है, लेकिन अगर कोष, उपकोष, सेल, सब सेल ये सब नहीं मालूम है तो अभी के लिए इतना समझो कि 1 2 3 4 5 6 7 ये क्लास है। जैसे तुम लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल के अंदर क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस तरह से ये क्लासेस हैं। और SPDF जो हैं ये सेक्शन है, सेक्शन होते हैं। कोई क्लास है जिसमें ज़्यादा बच्चे हैं तो उसमें 2 सेक्शन बना दिए, और ज़्यादा बच्चे हैं तो 3 सेक्शन बना दिए। जैसे क्लास 11th A, क्लास 11th B, क्लास 12th A, क्लास 12th B, क्लास 12th C। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस और SPDF सेक्शन। जैसे कि यहाँ पे क्लास 1, तो क्लास 1 में मान लो कम बच्चे हैं तो इसमें एक ही सेक्शन है S। यहाँ पे सेक्शंस के नाम ABC ना होकर के मान लो SPDF है, तो क्लास 1 में केवल एक सेक्शन चलती है S। क्लास 2 उसमें थोड़े ज्यादा बच्चे हैं तो उसमें 2 सेक्शन चलते हैं S और P। तो ये हो गया 2S 2P, जिस तरह से होता है अपना 12th A 12th B, उस तरह से। तीसरी क्लास में 3 सेक्शन SPD यानी कि 3S 3P 3D। उसी तरह से चौथी क्लास में 4 सेक्शन, पांचवी क्लास में भी 4 सेक्शन, छठी क्लास में 3 सेक्शन, सातवीं क्लास में 2 सेक्शन, इस तरह से मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी एक चीज और याद रखने वाली है, उसको याद रख देना। याद रखने वाली चीज ये है भाई कि S सेक्शन जो होता है इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मान लो 2 बच्चे रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। P सेक्शन जो होता है इसके अंदर मैक्सिमम 6 बच्चे बैठ सकते हैं। D सेक्शन जो होता है इसके अंदर मैक्सिमम 10 बच्चे बैठ सकते हैं। और F सेक्शन जो होता है इसके अंदर मैक्सिमम 14 बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है भाई, S में 2, P में 6, D में 10, F में 14, ये मैक्सिमम नंबर्स हैं। मतलब कि अगर बच्चे कम हैं तो 1 बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। उसी तरह P में 6 से कम चल सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। D में 10 से ज्यादा नहीं, कम हो सकते हैं। F में 14 से ज्यादा नहीं, कम हो सकते हैं। अब होता क्या है भाई, ये देखो बच्चों वाली कहानी सब काल्पनिक है। दरअसल ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैक्सिमम संख्या है, इससे कम रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट से और उसको करके देखते हैं। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा लेना है? चलो सल्फर ले लेते हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16 और परमाणु भार होता है 32। अब चूंकि हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परमाणु भार का कोई काम नहीं, तो इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, यानी हमें इससे ये पता चलता है कि सल्फर परमाणु के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये 16 इलेक्ट्रॉन हमें इस टेबल के हिसाब से भरने हैं। देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे लाइन नंबर फर्स्ट, ये वाली, और डायरेक्शन इधर से इस तरफ, ये तीर जैसा दिख रहा है, तीर का मुंह जिधर है उधर चलना है, यानी कि इस इधर से इधर चलना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 1s, तो यहाँ पे लिखा 1s। पहली लाइन 1s में आई है तो पहले यहाँ पे लिख लिया 1s। अब यहाँ पे टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, इन 16 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हमें चलना है। तो s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो 1s, चूंकि s है तो यहाँ पे हमने लिख दिए 2। उसके बाद
ये वाली लाइन खत्म, अब नई लाइन पे जाएंगे। अब नई लाइन पे इधर से इधर को आएंगे, तो इधर से ये लाइन किसके अंदर आई, 2s के अंदर। तो अभी यहाँ 2s लिख लिया, 2s क्या है, s सेक्शन है। s सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, 2। तो फिर से यहाँ लिख लिए 2। अब लाइन खत्म, फिर अगली लाइन पे जाएंगे। अब अगली लाइन कौन सी है, तीसरी वाली ये। अब इसमें कैसे चलना है, 2s के बाद हमें इधर से इधर नहीं जाना है, इधर से इधर आना है। यानी कि 2s लिखने के बाद अब हम नई लाइन पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से आएंगे। सबसे पहले ये लाइन किसके अंदर आई है, 2p के अंदर। तो 2p पहले लिखेंगे और 3s बाद में लिखेंगे, इस डायरेक्शन में चलना है। तो 2p लिखा, 2p। p सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, 6 हो सकते हैं। तो 6 लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है। चलो थोड़ा नीचे कर देते हैं। टू पी सिक्स। अब 2p6 के बाद आगे वही लाइन है, देखो पहले 2p6 के अंदर आई और फिर 2p6 से निकल के 3s के अंदर आई। तो फिर से लिख लिया आगे, इसके आगे क्या लिखेंगे, 3s। और s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। s में 2 हो सकते हैं, ठीक है भाई। उसके आगे चले, और अब ये भी लाइन खत्म हो गई। अब इस लाइन को खत्म होने के बाद अब नई लाइन पे जाएंगे। नई लाइन कौन सी है, ये यहाँ से। तो ये लाइन सबसे पहले देखो कहाँ आई, 3p में। तो 3p लिखा, 3p। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, 6। लेकिन अब यहाँ देख लो भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने थे, 16। अभी 16 में से 1s को हम 2 दे आए, उसके बाद फिर 2s को भी 2 दे दिए। तो टोटल कितने दे चुके हैं, 2 और 2 4। फिर उसके बाद 2p में 6 दे दिए, तो अब कितने हो गए, 2 2 4 और 6 10। उसके बाद फिर हमने 3s में भी 2 दे दिए, तो 10 और 2 12। 12 के बाद अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन बचे कितने हैं, कितने, 16। 16 में से 2 2 4 6 10 और 2 12। 12 इलेक्ट्रॉन हम बांट दिए हमने। अब मेरे पास कितने बचे, 4। अब p में मैक्सिमम भर कितने सकती है, 6। लेकिन हमारे पास बचे कितने हैं, 4। तो हमने कहा था कि अगर कम रह जाए तो चलेगा, ज्यादा नहीं हो सकती। अब 6, क्योंकि इसके अंदर 6 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 4 ही है, तो 4 है तो फिर 4 ही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 3p4। अब इसके आगे एक काम और करना है। जैसे हम आपके स्कूल में आए और आपसे ये पूछें कि क्लास 11th में टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं। अब मान लो 11th क्लास में आपके यहाँ 3 सेक्शंस चलते हैं, 11th A, 11th B, 11th C। तो 11th क्लास के टोटल बच्चे अगर हमने आपसे पूछे तो आप मुझे क्या बताओगे, क्या किसी एक सेक्शन के बच्चे बताओगे, नहीं, जितनी सेक्शंस चलती हैं उनके सबके गिन के बताओगे। A, B, C में जितने बच्चे बैठे होंगे उतने बच्चे टोटल जोड़ के बताओगे। वैसे ही अगर किसी क्लास में केवल एक सेक्शन ही चलती है, तो अगर उस क्लास की मान लो क्लास 5th में केवल एक ही सेक्शन चलती है, तो हम आपसे पूछेंगे क्लास 5th में कितने बच्चे हैं, तो आप उसी सेक्शन में जितने बच्चे होंगे उनको गिनके हमें बता दोगे। बात समझ में आ रही है। उसी तरह यहाँ पे देखो, क्लास 1 में कितने सेक्शंस है, केवल एक, कौन सा, S। तो अगर हम पूछें कि क्लास 1 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितने बताओगे, 2, क्योंकि क्लास 1 में, क्लास 1 में कोई और सेक्शन तो है ही नहीं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2। तो 2 यहाँ पे लिखिए। अब क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 ये है, तो क्लास 2 एक ये है और एक ये है, और कहीं है, ये तो क्लास 3 है, ये भी क्लास 3 है। तो क्लास 2 के टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर हम पूछें तो कितने हैं, तो क्लास 2 का एक सेक्शन है S सेक्शन जिसमें कि 2 बच्चे हैं, और दूसरा है P सेक्शन जिसमें कि 6 बच्चे हैं। तो टोटल काउंट कर लेने हैं, 2S में 2 और 2P में 6। तो टोटल क्लास 2 में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8। उसके बाद अब क्लास 3 की बात आती है, तो क्लास 3 में एक सेक्शन है S जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और क्लास 3 की ही एक सेक्शन है P जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल क्लास 3 में कितने हो गए,
2 ये और 4 ये, कितने हो गए 6। तो इस तरह से ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सल्फर 16 का 2,8,6। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या? तो क्लास 9th में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, परमाणु संरचना के बारे में बताया गया होगा, जिसमें ये बताया होगा कि कोई भी परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं। जो परमाणु के बीचों बीच छोटी सी जगह होती है उसको नाभिक बोलते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। तो जैसे कि मान लो सल्फर है, इसी का हम परमाणु बना लेते हैं, तो ये हो गया भाई नाभिक, ठीक है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं। अब ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो मान लो नाभिक के चारों ओर एक रास्ता ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। नाभिक के चारों ओर फिक्स्ड वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, कहीं भी नहीं घूम सकते। जैसे मान लो गाड़ियां सड़क पे चलती हैं, जमीन पे कहीं भी तो नहीं चल सकती, जहाँ सड़क होगी वहीं तो चल सकती है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनों के घूमने के जो पथ होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसी पथ पे घूम सकता है, हर जगह नहीं घूम सकता है। वैसे ही मान लो ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर एक पथ ये है, एक रास्ता ये है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। मान लो यहाँ पे बीच में कहीं कोई रास्ता नहीं है, उसके बाद एक रास्ता ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। उसके बाद मान लो एक और रास्ता ये है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ कहीं रास्ता नहीं है, रास्ता ही नहीं है, सड़क ही नहीं है, तो घूमेगा कहाँ? तो फिक्स्ड रास्ते होते हैं। तो देखो नाभिक के सबसे पास वाला रास्ता कौन सा है? ये वाला, तो इसको बोलते हैं पहली कक्षा। उसके बाद इसके बाद फिर कौन सा रास्ता है? ये वाला, तो इसको बोलते हैं दूसरी कक्षा। उसके बाद ये तीसरा वाला रास्ता है, इसको बोलते हैं तीसरी कक्षा। उसके बाद चौथी भी हो सकती है, पांचवी भी हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 16 इलेक्ट्रॉन टोटल थे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें ये पता चल जाता है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब 2, 8, 6 निकल के आया, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहली वाली कक्षा जो है, यानी कि नाभिक के जो सबसे पास वाला रास्ता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद जो दूसरी वाली कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दूसरी वाली ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो तीसरी वाली कक्षा है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है, समझ में आ रही होगी बात। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें यह पता चल जाता है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, किस परमाणु की किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है भाई, करते कैसे हैं मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी, बहुत ज्यादा कठिन बात नहीं है। सबसे पहले 1 से लेकर 7 तक गिनती लिख लेनी है, लाइन छोड़ छोड़ के। उसके बाद SPDF 4 अक्षर याद रखने हैं। तो एक ही बार लिखा है, 2 को 2 बार लिख लेना, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, 5 को 4 बार, 6 को 3 बार, 7 को 2 बार। उसके बाद उसके आगे जो 1 बार लिखा है तो केवल S, 2 बार लिखा है तो SP, 3 बार लिखा है तो SPD, 4 बार लिखा है तो SPDF। इस तरह से लिख लीजिए, गोले खींच लिए। ये लाइन खींचते समय भाई थोड़ी सावधानी रखनी है। चलो एक बड़ा ले लेते हैं, 35। BR ब्रोमीन परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक 35 है। मैंने हमें यहाँ से ये पता चल गया कि इसके अंदर 35 इलेक्ट्रॉन है। तो चलो शुरू करें भाई। सबसे पहले क्या आएगा, 1s। S में कितने लिख सकते हैं, 2। फिर उसके बाद लाइन खत्म, अगली लाइन पे आई नहीं, दूसरी वाली काय में आई, 2s में लिखा 2s। S में अधिकतम कितने जा सकते हैं, 2। उसके बाद खत्म। उसके बाद अगली लाइन आई, तीसरी लाइन है, देखो पहले 2p और फिर 3s। तो सबसे पहले लिखेंगे 2p, इसमें कितने डाल सकते हैं, 6। 2p के बाद आएगा 3s, इसमें कितने डाल सकते हैं, 2। अब 3s के बाद खत्म, अगली लाइन 3p 4s। तो 3p
कितने हो सकते हैं इसके अंदर? 6। उसके बाद 3p के बाद 4s, इसमें 2, 4s के बाद खत्म। उसके बाद अगली नई लाइन आएगी। नई लाइन कौन सी आएगी? ये वाली। ये पहले आई है 3d में, फिर आई है 4p में, फिर आई है 5s में। तो चलो शुरू से करते हैं। पहले 3d लिखा है यहाँ पे, 3d। डी में अधिकतम कितने डाल सकते हैं? यहाँ से देखो 10, तो 10। साथ साथ में आइडिया भी रखेंगे, वही 35 हो गई कि नहीं, ठीक है। हमें तो मालूम है, इसलिए हम करते जा रहे हैं, लेकिन तुम करना तो गिनते रहना बीच में। 3d10, 3d10 के बाद फिर आया क्या? 4p। 4p में भाई कितने जा सकते हैं? 6, लेकिन गिन तो लें, 6 बचे कि नहीं बचे? 35 पे टोटल। यहाँ से गिनो, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30, कितने और बचे? 5। 35 है ना, यहाँ तक 30 हो गए। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30, कितने और बचे? 5। पी में अधिकतम जा कितने सकते हैं? 6, लेकिन हमारे पास बचे कितने? 5, तो 5 ही बचे, 5 ही लिखे। कम हो सकता है 2 6 10 14, इनसे कम रह सकते हैं, ज्यादा नहीं। अब क्या करना है? अब देख लो क्लास वाइज। वही क्लास 1, इसमें केवल एक ही सेक्शन है एस, और तो कोई 1 दिखाई नहीं दे रहा। देखो 3 है 3 है 4 है 3 है, कहीं 1 नहीं दिखाई दे रहा। तो 1 की केवल कौन सी सेक्शन है? एस। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पे लिखिए 2। उसके बाद क्लास 2 देखो, क्लास 2 ये है और ये है। तो इसमें एक सेक्शन है एस जिसमें 2 है, और दूसरी सेक्शन है पी जिसमें 6 है। तो 2s और 2p, 2 वाले ये दोनों हो गए, तो इनके दोनों के जोड़ लो। तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है ना। अब क्लास 3 देखो, क्लास 3 एक ये वाली 3, एक ये वाली 3, और उसके बाद ये 4 है, ये भी 3 है। तो 3 के टोटल जोड़ो। 3s में 2 ये, 3p में 6 ये, और एक 3 ये है 10 ये, यानी कि 2 6 कितने हुए? 8 और 10 कितने हुए? 18, तो 18। उसके बाद क्लास 4, 4s में कितने हैं? 2, और एक और क्लास 4 है यहाँ पे 4p में कितने हैं? 5। तो 4s में 2 और 4p में 5, तो टोटल कितने हुए? 2 ये और 5 ये, टोटल कितने हुए? 7। ये हो गया 7, यानी कि 2 8 18 7। आ रही है बात समझ में? बहुत अच्छी बात। 2 8 18 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, यानी कि पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले में 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथे वाले में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब अपने से आप लोग ट्राई कर लेना, छोटे छोटे। एक करना 8 O 60, ये वाला करके देखना। उसके बाद करके देख लेना 16 का क्या करना है। परमाणु भार का तो कुछ करना नहीं है, परमाणु क्रमांक से ही मतलब है। 8 O 17 देख लेना Cl, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लेना 25 देख लेना Mn, ठीक है। और कौन सा देखोगे? और देख लेना 18 देख लेना Ar, 18 Ar के बाद देख लेना क्रिप्टम, देख लेना 36, इतने देख लेना, हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इसमें कुछ अपवाद हैं, तो क्या है अपवाद, क्या दिक्कत है उनसे, देख लो यहाँ पे। (24) 24 नंबर देखो Cr, ये क्रोमियम है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक है 24। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे भाई। तो जिस हिसाब से हमने अभी तक सीखा है, अगर उसी हिसाब से किया जाए तो क्या होगा? चलो देखो 1s2, ठीक है। अगली लाइन 2s 2, ठीक। 2s के बाद आया 2p, कितने होंगे? 6। 2p के बाद आया क्या? 3s 2, 3s के बाद आएगा क्या? 3p, कितने होंगे? 6। 3p के बाद आया 4s,
4s में कितने आएंगे 2, ठीक। उसके बाद 4s के बाद आया क्या 3d, इसमें कितने आएंगे 24 है टोटल, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, कितने और बचे 4। वैसे डी में आ सकते हैं 10, लेकिन अब बचे हैं 4, तो 4 आए, ठीक। देखो जब ऐसी कंडीशन आए 3d4 लास्ट में, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो और लास्ट में उसके लास्ट में d4 या d9 इस तरीके से अगर आ जाए d4 या d9, जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो जैसे 3d4, तो d4 आया है ना, आगे 3 है 4 है उससे मतलब नहीं, लास्ट में d है और d के ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने भरे हुए हैं तुमने 4, तो d4 और d9 इस तरह से जब आ जाए तो कुछ नहीं करना होता है, d के पीछे जो s लगा होता है, देखो d के पीछे s लगा हुआ d है, इसके पहले क्या करके आए 4s करके आए, तो d के पीछे s लगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जब d4 और d9 आए तो पीछे जो s होता है उस s में एक कम कर दो और d में एक बढ़ा दो। यहाँ पर 4s में कितने हैं 2 और 3d में कितने हैं 4, तो जब d4 आए तो ऐसी स्थिति में क्या करो s से एक कम कर लो, तब जब इसमें से एक कम कर लेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ से एक कम किया, इसको कर दिया कितना 1, और यहाँ से एक बढ़ा दिया, इसमें से कम करके इसमें बढ़ा दिया, तो इसमें एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। ये काम बाद में करना है, पहले पूरा कर लेना है, फिर उसके बाद लास्ट में देखना है जब d4 या d9 हो तो फिर क्या करेंगे कि s में एक कम करके लिख देंगे और d में एक बढ़ा करके लिख देंगे, ठीक है भाई। इतना हो गया, अब जोड़ दो वही, तो इसमें 2, दूसरी क्लास देखो एक ये है, तो टोटल कितने होंगे 8, तीसरी देखो एक ये और एक ये 3 है, तो 2 इसके 6 इसके और 5 इसके, कितने हुए 6 2 8 और 5 13, और उसके बाद चौथी में एक ही बचा था, ये तो 2, लेकिन आपने एक कम करके डी में डाल दिया था, ठीक, तो एक बचा, तो ये हो गया। एक और देख लेते हैं, ऐसा ही है, अपवाद एक्सेप्शन है, कौन कौन से बताए थे हमने d4 और d9। ऐसी स्थिति हो तो करना है क्या, इसके पीछे जो s है उसमें से एक कम करके d में बढ़ा देना। तो d4 का एग्जाम्पल एक ये देख लिया आपने, अब d9 का भी एक देख लो, मिटा रहे 29 कॉपर करो 1s 2, फिर उसके बाद दूसरी लाइन 2s 2, फिर तीसरी लाइन 2p 3s, तो 2p में कितना होगा 6, फिर उसके बाद 3s में कितना होगा 2, फिर 3s के बाद आया क्या 3p, 3p में 6, 3p के बाद आया 4s, 4s में 2, 4s के बाद आया क्या 3d, 3d। अब इसमें कितने आने चाहिए, देखो टोटल है 29, यहाँ से गिनो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, कितने और बचे 9, टोटल 29 है, तो 20 यहाँ तक हो गए, अब कितने और बचे 9, तो डी में हम कितने डालेंगे 9, वैसे तो 10 आ सकते हैं लेकिन हमारे पास 9 ही है, तो यहाँ पे आ गया 9। अब देखो लास्ट में d9 दिख रहा है, उसमें क्या दिख रहा था d4 और इसमें क्या दिख रहा है d9, यहाँ से 3 4 मतलब नहीं, यहाँ कुछ नहीं है उससे मतलब नहीं, d4 हो या d9 हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसके पीछे s जो है, हाँ ना ये s, इसमें से एक कम करेंगे और इसमें एक बढ़ा देंगे, तो इसमें से एक कम करोगे तो क्या बचेगा 1, इसमें एक बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 10, इतना काम कर लिया। अब जोड़ दो, इसमें 2, 2s और 2p इन दोनों का मिला के कितना हुआ, दूसरी क्लास s सेक्शन और p सेक्शन 6 2 8, तीसरे में देखो एक ये है और एक ये है, 2 ये 6 ये और 10 ये 18, 3 3 वाले 3 3 3, अब 4 वाले में एक ही बचा, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 1। अब इसी तरह का एक सेम टू सेम एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, वो आप अपने से करना, हम नहीं बताएंगे, ठीक है।
लास्ट में D9 मिलेगा, जैसे इसमें मिला था D9, इसमें 3D9 मिला है आपको। अब जो हम देंगे उसमें मिलेगा 4D9, ठीक है, उसको अपने से करना। 3 है, 3D है या 4D है, उससे मतलब नहीं है। D के ऊपर यहाँ देखना है, यहाँ 3, 4 कुछ भी हो, 5 कुछ भी हो, यहाँ देखो अगर 4 या 9 है, D के ऊपर 4 या 9 है लास्ट में, तब क्या करना है, उसके पीछे जो S है उसमें से एक कम करके इसको बढ़ा देना है। यानी 4 है तो 5 कर देना है, 9 है तो 10 कर देना है। तो पीछे की जो S है उसमें 2 होंगे तो उसे 2 से 1 कर देना है। मिटा रहे हैं? ये आप लोगों को करना है भाई 47 सिल्वर AG, ये आप लोगों को करना है। करोगे जब पूरा लास्ट तक करोगे आपको मिलेगा 4D9, 4D9 मिलेगा, उसके पहले होगा S, उस S में से एक कम करके इसमें बढ़ा देना, बस लिख देना। ठीक है, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली बात अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो घर जितने दिए हैं उतने घर पे ट्राई करना, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताना, अगले वीडियो में आपकी समस्या का हल करेंगे। एक बात रह गई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपने जान लिया, कैसे करते हैं ये भी जान लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद।